हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूं पीजीटी के पेपर की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन और करने के लिए मैं आज आप लोगों के साथ हूं। और इससे पहले मैं अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करूं, क्योंकि बीच में मैं कुछ बोलना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है टाइम वाइम वेस्ट करना, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ। भाई ऐसा है कि मैं ना आप सभी लोगों को बहुत ही क्लियरली एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं उन लोगों में से हूँ कि मेरा भाई मुझे भी अपना ऐड जो है मैं ज़रूर दिखाती हूँ, मगर मैंने आज तक कभी किसी से नहीं कहा होगा कि आपको ये बैच खरीदना ही खरीदना है या ये है वो है। भाई मैं कौन हो रही हूँ कहने वाली, आपको पसंद होगा आप खरीदोगे, नहीं पसंद होगा कोई बात नहीं। लेकिन लोग पूरा के पूरे सारे थ्रू आउट देयर वीडियोज़ वो लोग पूरा अपना ये ऐड दिखाते रहते हैं, 15-15 मिनट दिखाते हैं और लोग जो है बहुत खुश होते हैं। दूसरी चीज़, मुझे मालूम है बहुत जगह पे बहुत सस्ते जो है कोर्सेज बिक रहे हैं और वो है। भाई एक बात है साफ बता देती हूँ, जितने सस्ते में वो कोर्स बेच रहे हैं उससे कहीं अच्छा मटेरियल, कहीं अच्छी चीज़ें मैं फ्री में दे देती हूँ। ठीक है, तो हो सकता है भाई कुछ लोगों को मेरा कोर्स जो है बहुत कॉस्टली लगे। मैं किसी से नहीं कह रही, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वाकई में अपनी अच्छी तैयारी बिना पैसों के करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए। उन्हें मैं कभी नहीं कहती आओ जी मेरा ऐप डाउनलोड करो, आओ मेरे कोर्स परचेज करो। अरे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ से हेल्प मिल जाती है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की। आपके पास किताबें हैं, आपके पास मेरी गाइडेंस है, आप उससे करिए। ठीक है, तो जो 699 में और 799 में आकर हमारे ऐप पे आके ये चीज़, वो हमारे चैनल पर आकर ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई इतने में चीज़ मिल जाती है, भाई 699 799 से कहीं ऊपर की चीज़ मैं यूँ ही दे देती हूँ। ठीक है, तो मेरे को उससे कंपेयर मत करिए। दूसरी बात, हमारे इतने हज़ारों में ऐप डाउनलोड है, आज तक हमने किसी को फ़ोन नहीं किया होगा कि जी आप हमारा ये ख़रीद लो और वो ख़रीद लो और ये कर लो और लाइक कर दो और शेयर कर दो और ये कर दो और वो कर दो और व्हाट्सएप पे लगा दो। हम नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है मेरे अंदर अभी भी इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है। मैं ये चैनल सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैंने बनाया है, ना मैं इस पर कोई प्रमोशन करती और ना मुझे पसंद कि कोई और आकर इस पर किसी और का प्रमोशन करे। तो आई होप जो ये लोग देख रहे होंगे, जो इन्होंने ये काम आज करा है, वो मेरी बात समझ गए होंगे। हालांकि मेरी टीम ने उन्हें अच्छे से जवाब दे दिया है, मगर फिर भी मेरा कहना भी बनता है कि मत करिए ये चीप हरकतें, अच्छा नहीं लगता। आप अगर किसी को प्रमोट कर रहे हैं उसके चैनल पे उसे प्रमोट करिए और अगर वो अच्छा होगा तो लोग उसे अपने आप चूज़ करेंगे। आपके प्रमोशन की भी ज़रूरत उसे नहीं है, प्रमोशन भी उसका करा जाता है और दूसरे के चैनल पर जा जाके प्रमोशन नहीं किया जाता, बहुत ख़राब लगता है, इतना आप भी समझिए। और इसी के साथ बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अब मैं पढ़ाने का काम शुरू करती हूँ। ठीक है, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। कई बार ना ऐसा लगता है भगवान हमारी जो है ना बहुत फिरकी ले रहे हैं, भगवान हमारे को बहुत टेस्ट कर रहे हैं। ये इसलिए नहीं होता कि हम दूसरों के सामने अपनी वीकनेसेस दिखाएं, ये इसलिए होता है कि हमें अंदर 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 मजबूत किया जा रहा होता है। कि कहते हैं कि जितनी ज़्यादा परेशानियां आती हैं कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं और कुछ लोग उसमें उतने ही मजबूत बन जाते हैं। तो मजबूत बनिए, टूटिए बिल्कुल नहीं। और उसी के साथ हम लोग अपना जो आज का कोर्स है वो अपना कोर्स के देखो दिमाग में भी यही चीज़ आई, कोर्स शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा बैच है, जो आज मैंने अपना बनाया है आप लोगों के लिए, जो लेकर आई हूँ मैं लेक्चर, वो स्टार्ट करते हैं। बड़ा क्यों नहीं हो रहा ये? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हुज डेथ वॉज कमेमोरेटेड बाय आर्नल्ड इन थायरसिस। थायरसिस में आर्नल्ड के द्वारा किसकी मृत्यु जो है उसे कमेमोरेट करा गया। थायरसिस जो कि आर्नल्ड की एलिजी है और इसमें आर्नल्ड जो कि विक्टोरियन एरा के मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट माने जाते हैं, इसमें उन्होंने जो करा है, कमेमोरेट करा है, वो अपने फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लो को जो है वो उन्हें कमेमोरेट करा। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं और जो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो वहीं पर जो है ना वो मार देते हैं, क्योंकि उसके दो तीन ऑप्शन सही लगते हैं। तो इसीलिए इसका आप लोग ध्यान से भर के अपना ध्यान से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, OMR शीट पे प्रैक्टिस किया कीजिए जिससे गोले भरने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Arnold's celebrated poem The Scholar Gypsies is based on an old legend narrated by Glenville। एक
आर्नल्ड की पोयम है स्कॉलर जिप्सी, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर की कहानी है जो फीस ना भर पाने की वजह से वो यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था या छोड़ दिया गया था, और वो शामिल हो गया था जिप्सीज़ के ग्रुप में, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि वो अभी भी वहाँ पर भटकता है। तो ये जो कहानी है, ये जो लेजेंड है, ये एक सुना है द वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में। द वेनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग में यही जो लेजेंड है ये सुनने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हुज मेमोरी वॉज इन मेमोरियम रिटन। इन मेमोरियम किसकी मेमोरी में लिखा गया? इन मेमोरियम टेनिसन के होने वाले ब्रदर इन लॉ जिसकी मृत्यु हो गई थी आर्थर हॉलम के लिए जो, अब मान लीजिए कभी आर्थर हॉलम और आर्थर ह्यू क्लो एक साथ आ जाए तो कन्फ्यूजन ही हो जाती है, ये है कि ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि भाई अगर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं तब तो है, लेकिन अगर आर्थर आर्थर करके आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा दैट इज आर्थर हॉलम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। शेक्सपियर पोएम किसने लिखी है? तो जो शेक्सपियर पोएम है भाई देखिए, सोनेट लिखा है मिल्टन ने, शेक्सपियर जो पोएम है लिखी गई है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। दैट दिस पोएम इज रिटन बाय हु रॉट द सोनेट ऑन शेक्सपियर, तो दैट इज मिल्टन, और ये है मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा लिखी गई पोएम है शेक्सपियर। हु हैज़ बीन रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन नॉवलिस्ट। देखिए विक्टोरियन एरा के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं दैट इज टेनिसन, और जो उसके विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट हैं दैट इज डिकेंस। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो अपनी एज को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करता है उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव। तो चार्ल्स डिकेंस पूरी तरीके से विक्टोरियन जो रीति रिवाज थे, विक्टोरियन माहौल था, उसको रिप्रेजेंट किया करते थे। तो इसका आंसर है चार्ल्स डिकेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री। पहले हम बात करते हैं अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है ये हार्डी का नावल है। थॉमस हार्डी ने इस नावल की जो इसका टाइटल है वो लिया है शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट में, जिसमें जो गाना है एमियंस गा रहा है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, वहाँ से लिया गया। तो ये दो क्वेश्चंस बनते हैं कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री किसका नावल है? हार्डी का। हार्डी ने ये नावल का टाइटल कहाँ से लिया है? शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the question of women's right and her sphere had been agitating the minds of men for a long time. Tennyson expressed his views in it. भाई देखिए जो विक्टोरियन एरा था वो एक बहुत ही एक ऐसा एरा था कि जिसमें जो है औरतों के अधिकार, क्वीन विक्टोरिया जो है वो क्वीन थी, और ये भाई देखिए औरतों को वोट देने का अधिकार, औरतों को अपने बारे में बोलने का अधिकार, ये तो बहुत बाद में मिला है। लेकिन टेनिसन जो कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, जो औरतों को बहुत ही सम्मान के साथ बात किया करते थे, उन्होंने प्रिंसेस में अपने ये आइडियाज़ दिए हैं, वुमेन एजुकेशन के ऊपर अपने आइडियाज़ दिए हैं। इसमें प्रिंसेस में उन्होंने ये दिखाया है कि एक वुमेन यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में भी बताया है। तो उन्होंने अपने वुमेन एजुकेशन पे विचार जो है वो किस में दिए हैं? द प्रिंसेस में। Now the next one is what is known as the Idyll of the King began in 1842 with the poem Moated Arthur, which is the last poem of the Idylls। कि इनमें से कौन सी पोएम जो है वो लास्ट पोएम है मोटेड आर्थर की, जो 1842 में शुरू हुआ था। तो इसकी जो लास्ट पोएम है दैट इज बेलिन। इसकी लास्ट पोएम है बेलिन जो है वो इसकी लास्ट पोएम है। Queen Victoria found great solace in her grief from one of Tennyson's poem. What is the title of the poem? क्वीन विक्टोरिया की जो बहुत पसंदीदा जो है वो किताब थी वो थी इन मेमोरियम, जो कि टेनिसन ने अपने दोस्त की मृत्यु के उपरांत लिखी थी। तो इन मेमोरियम में क्वीन विक्टोरिया को काफ़ी आराम जो है उसको उनको कंफर्ट जो है वो मिला करता था। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल, इन विच पोएम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड द अबव कोटेड लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं कि नॉलेज जो है वो और ज़्यादा हो मगर मोर ऑफ रेवरेंस इन अस, लेकिन हमारे अंदर सम्मान की भावना जो है वो बहुत रहे। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स ली गई हैं इन मेमोरियम की लाइन्स हैं ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्यू आर्नल्ड्स रग्बी चैपल। मैथ्यू आर्नल्ड ने जो रग्बी चैपल मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम है उसमें रग्बी चैपल के जो हेडमास्टर थे यानी कि उनके फादर, मैथ्यू आर्नल्ड के फादर, उन्होंने अपने फादर को इसमें याद किया है, द डेथ ऑफ हिज फादर। तो उन्होंने अपने फादर को इसमें याद किया है, द डेथ ऑफ हिज फादर।
The next question is, who praised Shakespeare thus? Others abide our question, thou art free. We ask and ask, thou smilest and art still. शेक्सपियर के बारे में उन्होंने कहा था कि मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा है सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, और उन्होंने कहा है कि भाई माना हम औरों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मगर दाउ आर्ट फ्री, मगर आप हर प्रकार के क्वेश्चन से फ्री हैं. दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल, कि तुम मुस्कुराते रहते हो और शांत रहते हो. तो ये कहा है किसने? दैट इज मैथ्यू आर्नल्ड. Which of the following works is not associated with Matthew Arnold? इनमें से कौन सा वर्क जो है वो मैथ्यू आर्नल्ड से एसोसिएटेड नहीं है? तो ये वर्क है कल्चर एंड एनवायरनमेंट. उनका है कल्चर एंड अनार्की. तो कल्चर एंड एनवायरनमेंट उनका वर्क नहीं है. डवर बीच, थायरसिस, एम्पोडेकल्स और एटना, ये उन्हीं के वर्क्स हैं. Who coined the phrase poetry is the criticism of life? किसने कहा है कि पोइट्री जिंदगी का क्रिटिसिज्म है? दैट इज मैथ्यू आर्नल्ड. ये मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा कहा गया है. मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाथशिबा इज द हीरोइन ऑफ. बाथशिबा हार्डी के कौन से नॉवल की हीरोइन है? हार्डी, जो कि अपने नॉवल जूड द ऑब्सक्योर के बाद उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा था, लोगों ने जूड द ऑब्सकीन बना दिया था, और हार्डी जो ने ये नॉवल लिखा है बाथशिबा, फार फ्रॉम द मर्मेडिंग क्राउड की ये हीरोइन है बाथशिबा. और ये नॉवल जो है हार्डी जो बिलीव करते थे इमानेंट विल में, जो है वो यकीन किया करते थे, और हार्डी की जो नॉवेल्स होती हैं वो फेट, चांस, डेस्टिनी पर आधारित होती हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस? इनमें से कौन सा वर्क डिकेंस के द्वारा नहीं लिखा गया? द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, बार्नाबे रज, अब एंड ओल्ड फॉर्चुनेटस. भाई अब देखो दो पढ़े हुए हैं, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप एंड बार्नाबे रज, मतलब जिन जो जब जानते हैं भाई उससे ज़्यादा भी होगा. अब लगता है ये क्रिकेट ऑन द हर्थ भी हो सकता है, ओल्ड फॉर्चुनेटस भी हो सकता है. इस तरीके के क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं. तो ये जो वर्क है ओल्ड फॉर्चुनेटस, ये डिकेंस के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये डेकर के द्वारा लिखा गया है. व्हाट इज द टाइटल ऑफ द हार्डीज एपिक ड्रामा? हार्डी का जो ड्रामा है एपिक ड्रामा, उसका नाम है द डायनेस्ट. नेपोलियनिक वॉर्स के बारे में बताता हुआ वो है डायनेस्ट. In which magazine were published the first series of the essays of Elia? Essays of Elia जो कि लिखे गए थे चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, वो किस मैगजीन में सबसे पहले पब्लिश हुए थे? तो वो पब्लिश हुए थे लंदन मैगजीन में सबसे पहले पब्लिश हुए थे. Who said about Shelley he was alone the perfect singing god? किसने शैले के बारे में कहा? ये बहुत ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. तो ये स्विनबर्न ने कहा था शैले के बारे में कि वो परफेक्ट सिंगिंग गॉड थे. द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज. ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस का जो नॉवल है, उसका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है फिलिप पिरिप, जिसे बोला जाता है पिप. तो ये है उसका कैरेक्टर का नाम है पिप. द सब टाइटल ऑफ द टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविले. द टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविले हार्डी की एक ऐसी नॉवल जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल नॉवल मानी जाती है, जिसमें उन्होंने एक रेप्ड वुमेन टेस्ट के बारे में बताया है, और उससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट करी थी जब ये सब टाइटल उन्होंने दिया था टेस्ट ऑफ द डी अर्बरविले अ प्योर वुमेन. तो ये इसका टाइटल है अ प्योर वुमेन. द डायनेस्ट इज टॉमस हार्डीज. डायनेस्ट जो कि नेपोलियनिक वॉर्स पे आधारित है, ये हार्डी का ड्रामा है, और ये कौन सा ड्रामा है? दैट इज वर्स ड्रामा. ये वर्स ड्रामा है या लिरिकल ड्रामा भी जिसे आप कह सकते हैं. ये एक वर्स या लिरिकल ड्रामा है. इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्स ड्रामा है कि लिरिकल ड्रामा है. हु सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर? कि किसने कीट्स के बारे में कहा है कि वो शेक्सपियर, ही इज विद शेक्सपियर? ये कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने. मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा ये कहा गया है ही इज विद शेक्सपियर. In Matthew Arnold's Culture and Anarchy, the term Philistines is used for. Culture and Anarchy में मैथ्यू आर्नल्ड ने 3 क्लासेस को यूज़ किया है. तो उनमें फिलिस्तीन्स, बारबेरियंस, इनको यूज़ किया है. तो ये जो वर्ड है फिलिस्तीन्स, ये उन्होंने किसके लिए? इससे 3 क्लासेस को उन्होंने बताया है, द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, द मिडिल क्लास एंड द वर्किंग क्लास. तो फिलिस्तीन जो वर्ड है उससे उन्होंने बताया है द इंग्लिश मिडिल क्लास को उन्होंने बताया है.
हु रॉट द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ? डिफेंस ऑफ लखनऊ जो लिखी गई है वो टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान लखनऊ के बारे में जो है वो बताया है। हु रॉट द लाइन गॉड इज नॉट इन हिज हेवन ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड? ये लाइन किसने लिखी है? हालांकि ये लाइन जो सही है वो ये है, ब्राउनिंग की लाइन है, गॉड इज इन हिज हेवन एंड ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड। इसको उल्टा कर दिया है हार्डी ने, गॉड इज नॉट इन हिज हेवन एंड ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। तो ये लाइन्स हैं थॉमस हार्डी की। ही वॉज क्वाइट पेसिमिस्टिक, तो उन्होंने जो है ये लाइन लिखी है थॉमस हार्डी ने। क्रास, कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम आर द फ्रेजेस हार्डी यूज्ड इन। क्रास, कैजुअलिटी एंड डाइसिंग टाइम, ये जो फ्रेजेस हैं ये हार्डी ने यूज़ करे हैं अपनी पोएम हैप में। ये हैप जो पोएम है इसका मतलब है बाय चांस। बाय चांस इस पोएम का मतलब है, मतलब इस टाइटल का मतलब ये है। इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैडमैन और स्लेव मस्ट मैन बी वन, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स ली गई हैं अ समर नाइट से। अ समर नाइट से ये लाइन्स जो हैं वो ली गई हैं। Now the next question is, in which poem do the following lines occur? Man for the field and woman for the hearth, man for the sword and for the needle she. ये लाइन्स बहुत ही फेमस लाइन है टेनिसन की पोएम द प्रिंसेस की। वही प्रिंसेस जिसमें उन्होंने वुमेन एजुकेशन के ऊपर भी अपने ख्यालात जो हैं वो बताए हैं। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय टेनिसन कमेमोरेट्स द बैटल ऑफ। चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड क्रीमियन वॉर पर आधारित है और इसमें कैनन टू द लेफ्ट, कैनन टू द राइट, ये इसकी बहुत फेमस लाइंस हैं। और ये जो लाइंस हैं ये चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड जो है ये क्रीमियन वॉर के बारे में बताती हुई है। ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन रॉट, इनमें से कौन सा? टेनिसन एक जितने अच्छे पोएट थे उतने ही खराब वो ड्रामेटिस्ट थे। उनका कोई भी ड्रामा जो है वो सनसनी नहीं मचा पाया। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें ड्रामा लिखने बंद ही कर देने पड़े। महावाहियात ड्रामाज ऐसा लोग मानते थे। मुझे तो बहुत पसंद है उनके ड्रामा, तो वो जो है वो उन्होंने लिखे जो उस समय के लोग मानते होंगे। तो इनमें से कौन सा जो ड्रामा है वो टेनिसन के द्वारा लिखा गया है? तो ये है द कप। बहुत बढ़िया ड्रामा है वैसे तो, पता नहीं कब किसको क्या चीज़ पसंद आ जाए क्या नहीं। There lives more faith in honest doubt, believe me, than in half the creeds. These lines occur in. ये लाइन्स हैं इन मेमोरियम की लाइन्स हैं। ये वाली ये लाइन्स हैं टेनिसन के द्वारा कही गई हैं इन मेमोरियम में। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू अकर्स इन टेनिसन्स। भाई देखिए, ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, ये लाइंस जो हैं आइडल्स ऑफ द किंग, और उसमें भी द पासिंग ऑफ आर्थर जो कि बुक है उस टेनिसन की, उसमें से ली गई हैं ये लाइंस, द पासिंग ऑफ आर्थर। मोटेड आर्थर को मैंने इसलिए नहीं करा, ये कंफ्यूज करने वाला होता है क्योंकि ये टॉमस मेलोरी के द्वारा लिखी हुई रचना भी है और द पासिंग ऑफ आर्थर इज अ वर्क बाय टेनिसन। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू अकर्स इन टेनिसन्स द पासिंग ऑफ आर्थर। What problem has been dealt with Dickens within Dickens the Bleak House? Bleak House में कौन सी प्रॉब्लम जो है वो डील करी गई है? तो वो है लॉ डिलेज। लॉ का डिले होना जो है वो बताया गया है, लॉ डिलेज ये बताया गया है ब्लीक हाउस में। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who wrote the following line for Shelley? He is a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain. ये शेले के बारे में कहा है मैथ्यू आर्नल्ड ने कि भाई बड़ा खूबसूरत सा एंजल है मगर बिना बात के ही अपने पंख फड़फड़ा रहा है। सर बेडिवियर फिगर्स इन द पोएम। बेडिवियर जो कौन सी पोएम में फिगर होते हैं? तो दैट इज इन मोटेड आर्थर। अब देखिए ये वही चीज़ हो जाती है, मोटेड आर्थर और पासिंग ऑफ आर्थर एक्चुअली ये बात वही है, एक ही चीज़ है कि मुझे लगता है उसमें भी कन्फ्यूज़न कर देते हैं। तो मोटेड आर्थर में सर बेडिवियर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रॉट हिज फाइनेस्ट पोइट्री इन द फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग? इनमें से कौन से पोएट ने फाइनेस्ट पोइट्री लिखी है ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में? तो दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इन्होंने अपनी पोएम्स जैसे कि जो भी इनकी पोएम्स थी उनमें इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया है।
ड्रामेटिक मोनोलॉग एक वो होती है जिसमें एक इमेजिनरी स्पीकर जो होता है वो एक इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है, या एक व्यक्ति जो है वो एक ऑडियंस से वो किसी से बात करता है, स्पीकर जो है, लेकिन जो व्यक्ति होता है सुनने वाला वो पूरी थ्रू आउट जो है वो साइलेंट रहता है। तो माई लास्ट डचेस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके अलावा जितनी भी ब्राउनिंगें हैं उसमें ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से पोएम्स पे ही ड्रामा वाली क्वालिटी जो है वो क्रिएट करी है। द बेस्ट पोएम ऑफ मैथ्यू आर्नल्ड, मैथ्यू आर्नल्ड मोस्ट पेसिमिस्टिक पोएट्स में से एक थे, और मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो उनकी जो बेस्ट पोएम्स हैं वो हैं एलिजीज। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ इलियड्स द वेस्टलैंड, इलियड की जो वेस्टलैंड है उसमें 5 सेक्शन हैं, और उन 5 सेक्शन में जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज द बरियल ऑफ द डेड। द बरियल ऑफ द डेड, that is the first section of T.S. Eliot's Wasteland. In which critical essay did Eliot make the following statement? The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with the feeling that the whole of the literature of Europe from Homer has a simultaneous existence and composes a simultaneous order. ये lines जो हैं वो ली गई हैं tradition and individual talent से, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से ली गई हैं। तो चलिए ये तो हुए आपके ग्रामर के लिटरेचर के क्वेश्चन। अब थोड़े से ग्रामर के क्वेश्चन कर देते हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं व्हेन देयर मदर वाज इल चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स। तो ये जो आपके पास ये आया है इसमें आपको ऑप्शन देख के एक्टिव में चेंज करना है। अब आप ये खुद देखिए व्हेन देयर मदर वाज इल ये अपने आप ही एक्टिव है, और वैसे भी ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव वैसे भी नहीं बन सकता था। द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर बाय देयर नेबर्स। तो अब आप यहाँ पे खुद देखिए ये देयर नेबर्स हमारा जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा लुक्ड आफ्टर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर आ रहा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जैसे उल्टा करेंगे व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स looked after the children। तो when their mother was ill their neighbors looked after the children। तो इसका ये जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे ही जब भी एग्जाम में देखें तो अपने दिमाग पे बिल्कुल कंट्रोल रखें और इस तरीके से 2-2 बार चीज़ों को ठीक करके तब देखें। Now the next question is it is time to shut the shop। It is time to shut the shop इसका ऑप्शन है it is time for the shop to be shut। तो इसका आंसर होगा it is time for the shop to be shut। तो इसका आंसर है आपका डी। Now the next question is open the door। ये आपका imperative sentence है, और imperative sentences जो बनते हैं वो let से बनते हैं, let the door be opened या you are ordered to open the door। तो यहाँ पे आएगा let the door be opened। They saw him climbing over the fence। They saw him ये जैसा है इसे वैसे का वैसे ही रखिए। ही वॉज सीन दे को हम लोग नहीं बनाएंगे तो ये ही वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। तो इसका आंसर है बी। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर नियरली 10 आवर्स। अब आप यह देखिए द सर्जन्स ऑपरेटेड ऑन हिम। पहली बात यह है कि ऑपरेटेड आ रहा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वॉज वर वाला जो पार्ट होगा वही होगा। अब आप ये देखिए ही इज ऑपरेटेड कट गया, ही वॉज ऑपरेटेड ऑन बाय द सर्जन्स फॉर नियरली 10 आवर्स। ही इज बीइंग ये भी हो गया, ही विल बी, तो एक ही बनता है इसमें ही वॉज। इनवाइटीज विल बी गिवन अ कूपन बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। एक्टिव वॉइस में बनाना है इनवाइटीज। जब कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम यहाँ मान लेते हैं इनवाइटीज विल बी गिवन अ कूपन। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए इनवाइटीज विल बी गिवन अ कूपन। द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी विल गिवन अ, ये हो ही नहीं सकता। तो ऑर्गेनाइजिंग विल बी गिविंग, ये भी नहीं, द ऑर्गेनाइज विल बी गिविंग एक, क्योंकि यहाँ पर है विल बी गिवन है तो विल बी गिवन में विल से ही बनेगा। अब यहाँ देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वुड भी नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल गिव अ कूपन टू इनवाइटीज। अगर हम इसे बनाएंगे भी तो ऐसा होगा इनवाइटीज विल बी गिवन अ कूपन। तो ये हमारा आएगा इसका आंसर डी। वाई डिड योर अंकल राइट सच अ स्पीच। वाई डिड योर अंकल राइट सच अ स्पीच अगर हम इसे बनाएंगे तो वाई वॉज सच अ स्पीच
वाई वॉज सच अ स्पीच रिटन बाय योर अंकल। तो अब आप यहाँ पे देखिए वाई वॉज सच अ स्पीच रिटन बाय योर अंकल, तो इसका आंसर आएगा आपका डी। We have to sign many documents pertaining to the transfer of the business। तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा many documents pertaining to the transfer of the business were signed, have to be signed। तो आप यहाँ पे देखिए कि many documents were signed, एक मिनट, many documents pertaining to the, many documents what pertaining to the transfer of the business have to be signed। इसमें कंफ्यूज करने वाले हैं तो वो अब क्या किसको माना जाता है, मगर इसका करेक्ट जो है वो यही है, many documents pertaining to the documents के साथ ये चीज़ आ रही है तो उसे हटा नहीं सकते। many documents pertaining to the transfer of the business have to be signed। Now the next question is the officer asked me my name and he jotted it down। तो ऑफिसर I asked my name by the officer, ये गलत हो जाता है। इसमें है the I was asked, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये और ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब आप कहेंगे I was asked my name by the officer। पहले ये वाला देखिए कहाँ पर आ रहा है, I was asked my name by the officer, my name was asked by the and he jotted it down। my name was asked by the officer and he jotted it down। तो दोनों में ही चेंजेस होंगे। तो I was asked my name by the officer and it was jotted by him। Now the next question is the captive was bound to a tree। द कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री में आप यहाँ देखिए ये पैसिव है, इसे एक्टिव में चेंज करना है। तो कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री। अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे टू अ ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, द कैप्टिव वॉज बाउंड वेयर का जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले समवन से बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। समवन बाउंड द कैप्टिव टू अ ट्री। अगर यह होता समवन बाउंड द ट्री टू अ कैप्टिव, की ट्री को पकड़ कर लाया और कैप्टिव से बांध दिया, तो यहाँ पर आएगा समवन bound the captive to a tree। Your statement is very similar। अभी यहाँ थोड़े से preposition से वो करवा रही हूँ। Your statement is very similar। Similar के साथ जो preposition use होता है वो use होता है to। Your statement is very similar to mine। And the next question is I have been waiting here for him 3 weeks। कि मैं उसका 3 हफ्तों से इंतज़ार कर रहा हूँ। 3 हफ्ते जो है वो ड्यूरेशन बता रहा है और ड्यूरेशन बताने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर। तो आई हैव बीन वेटिंग फेयर फॉर हिम फॉर 3 वीक्स। आई ब्रॉट हिम अप विद ग्रेट डिफिकल्टी। कि मैंने उसे बड़ी मुश्किल से पाला पोसा है, तो ब्रॉट अप होता आई ब्रॉट हिम अप विद ग्रेट डिफिकल्टी। ही विल स्टार्ट एट 6 o'clock। जब डेफिनेट टाइम दिया रहता है तो वहाँ पर एट का यूज़ किया जाता है कि भाई हम कल जो है 6 बजे शुरू करेंगे, जहाँ भी जाएंगे तो कल 6 बजे जाएंगे। दिस बुक वॉज डैश, ये थोड़ा सा इसमें यहाँ पे है, दिस बुक वॉज यहाँ पर ये आएगा रिटन अ क्विल पेन। ये किताब जो है वो क्विल पेन यानी कि पंख के बने हुए पेन से लिखी गई है। तो दिस पेन वॉज रिटन विद अ क्विल पेन। तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर विद। देयर वॉज अ पैसेज डैश द हाउसेज। दोनों घरों के बीच में एक पैसेज था। तो देयर वॉज अ पैसेज बिटवीन द हाउसेज। Those 3 men quarreled among themselves। भाई 2 से ज़्यादा है, वैसे तो संख्या के लिए बिटवीन भी यूज़ किया जाता है। Those 3 men quarreled among themselves। तो यहाँ पे आएगा आपस में लड़ लिए, तो इसके लिए among का यूज़ किया जाएगा। He came and sat, मेरे बराबर में आके बैठ गया। तो बराबर में बैठने के लिए यूज़ किया जाता है beside, के अलावा के लिए यूज़ करते हैं besides। He has been ill Thursday last। थर्सडे जो है वो डे का नाम लिया जा रहा है और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे सिंस। ही हैज़ बीन इल सिंस थर्सडे लास्ट। आई बॉट दिस पेन, मैंने ये पेन 5 रुपये का खरीदा। आई बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस और आज के लिए इतना ही।
बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।